हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम HECP का चैप्टर 5th इन्वायरमेंट एंड हेल्थ डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जिन्होंने एडमिशन लिया 2020 में वो लास्ट बैच है और उनके एग्जाम्स में ये HECP है जो कि न्यू सिलेबस में नहीं है। तो ये उनके लिए मैं चैप्टर वाइज रिलीज करते जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने फर्स्ट चैप्टर रिलीज कर दिया जो कि हेल्थ पे है, फिर न्यूट्रिशन पे भी कंप्लीट हो गया, फिर फर्स्ट एड पे आई अपलोडेड, और आज हो रहा है चैप्टर 5th इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। जो पहले के भी चैप्टर्स हैं वो विथ PDF आई अपलोडेड, तो आप वहां से लेकर के आप यूज कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि ये अब न्यू सिलेबस में नहीं है, इसलिए HCP अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी है पहले के ही आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको छोड़ के दूसरे कभी पूछे नहीं गए। हमने पूरे पुराने क्वेश्चन पेपर चेक कर लिया है, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल भी लिया है। तो ये जितने भी आपको आंसर्स हैं ये सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर किसी वजह से, कोविड की वजह से, क्लासेस नहीं लेने की वजह से, किसी वजह से भी नहीं प्रिपेयर किया, तो कम से कम इतना भी आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो ये तो HCP का हो गया। और साथ में मैं नर्सिंग का और मेडिकल्स का, देन पैरामेडिकल्स के जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, वो मैं अपलोड करते जा रही हूँ। या फिर हमारे डी फार्मेसी का कल एक कैलेंडर भी आया था, जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया है, तो वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप बने रहिए इस चैनल में, आपको न्यू अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। और साथ में जो एग्जाम्स अभी जनवरी में, जो डेट शीट तो नहीं आई अभी फिलहाल, लेकिन जनवरी में ही होगा एग्जाम, और कैंसिल नहीं होगा। और ये तो कर्नाटका में कभी कैंसिल भी नहीं होता है, तो एग्जाम्स होना ही होना है। तो आप पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस रखें, इसको डिसकंटिन्यू ना करें, या ऐसा भी ना सोचें कि ये पोस्टपोन वगैरह होगा। आपको तैयारी अपना करते रहना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये इन्वायरमेंट एंड हेल्थ पे क्वेश्चन आता है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने POCs वगैरह में पढ़ रखा है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी वाटर कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे है रेन वाटर। सबसे पहले तो बारिश से हमें वाटर मिलता है। रेन वाटर इज अ प्योरली Initially, it receives impurities from the atmosphere such as the dust, soot, suspended matter, and microbes. Gas normally it is not a pathogenic. Rainwater, if properly collected and stored, it is a safe water. It is a soft as it is contained no mineral salt in it. It is a suitable for the cooking, washing, bathing. It is a soft and liable to the corrode the lid pipes and thereby causes the lid poisoning. तो जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी होता है, वो बहुत ही प्योर होता है। लेकिन जो पहली बारिश होती है या बारिश जो होती है, वो जब बारिश गिरती है तो आते आते जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट है, शूट है, सस्पेंडेड मैटर वगैरह, माइक्रोब्स होता है, उससे वो मिल करके फिर वो कॉन्टामिनेट हो जाती है। वैसे अगर कलेक्ट देखा जाए तो रेन वाटर बिल्कुल प्योर होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं कुकिंग में, वॉशिंग में, बाथिंग में। ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि लेड पाइप को करोट कर देता है, उसको ये क्या करता है, उसको सॉफ्टन कर देता है, उसमें वो मिक्स हो जाता है, इसलिए ये लेड पॉइजनिंग भी बनाता है। सेकंड, हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो सेकंड है यहाँ पे कि सरफेस वाटर। सेकंड हेडिंग है सरफेस वाटर। रेन वाटर ऑन रीचिंग द ग्राउंड और द मेल्ट स्नो फ्रॉम द हिल्स बिगिंस टू फ्लो एज अ रिवर, कैनल। तो जितने भी जमीन पे नदियां हैं, कैनल है, झरने हैं, पॉन्ड है, लेक है, वहां से हमें क्या मिलता है? सरफेस वाटर एज इट इज हमें मिल जाता है। तो उसको सरफेस वाटर मिलता है क्योंकि वो सरफेस पे है। जो तालाब है, जो झरने हैं, जो लेक है, वो सरफेस के ऊपर है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया कि सरफेस वाटर हो गया वो। और ये जो सरफेस वाटर होता है, ये नदी है तो बहुत दूर दूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सब तरह से वो बहती हुई चली जाती है। फिर क्या है? वाटर इज फिल्टर्ड एंड स्टेराइलाइज्ड फर्दर। तो वो पानी हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले हमें फिल्टर करना पड़ेगा और स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, या फिर उसको क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन करके भी हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। जो थर्ड है वो रिवर है। रिवर से भी हमें पानी मिलता है। तो ये रिवर क्या है? अपलैंड सरफेस वाटर रन्स ऑन द स्लाइड ऑफ द हिल्स, स्लोप एंड वैली एंड लाइक्स ऑफ अ वाटर सप्लाई बिफोर द बिग स्ट्रीम एंड द रिवर। तो ये भी जैसे कि इतने सारे रिवर्स है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है ना। तो ये सब क्या होता है? ये
पहाड़ों पर से बहती हुई आते हुए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं एंड इट नीड्स प्योरिफिकेशन। और यहाँ नदी के पानी को भी प्योरीफाई करना पड़ेगा, अगर हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं फिल्टर करना पड़ेगा या फिर स्टेरिलाइज करना पड़ेगा बाय द क्लोरीनेशन। अब फोर्थ है ग्राउंड वाटर। फोर्थ है ग्राउंड वाटर। वेल्स एंड स्प्रिंग आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड आइडियल वेल शुड बी tapped in a good soil and should be tapped in a good soil and should be at a least 200 feet away from possible contamination sources. No washing of the clothes, utensils, and bathing of the person will allow near the well. Well water may be treated with the solution 1 part of the freshly prepared lime to the 4 part of the bleaching powder or potassium permanganate solution. अब जो ग्राउंड वाटर है ये क्या होता है, वेल या स्प्रिंग जो कुएं वगैरह होते हैं या फिर जो झरने होते हैं जो अंडरग्राउंड निकल के आते हैं, ये इसमें आ जाता है, ग्राउंड वाटर में आ जाता है। और इसको खोदना पड़ता है, डिग करना पड़ता है 200 फीट तक, तो इसको डिग करना पड़ता है। अब जब हम कुआं या बॉली वगैरह जब हम खोदते हैं तो उसमें जो पानी रहता है उसको प्योरीफाई करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर या फिर पोटाशियम परमंगनेट भी डालते हैं। अब फिफ्थ है सी वाटर, समंदर का पानी। डिस्टिल्ड सी वाटर भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसको हमें डिस्टिल करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत ही नमकीन होता है, तो उसका नमक पहले निकालना पड़ेगा। तो वो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, डिस्टिलेशन के जरिए ही हम उसका साल्ट उसमें से अलग कर देते हैं। फॉर एरिएशन ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इट मे बी पास थ्रू ए लॉन्ग कॉलम ऑफ द वुड चारकोल, सब्सिक्वेंटली इट टेस्टी एंड कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग। या फिर उसको वुड चारकोल से भी पास करके हम उसको पीने लायक बना सकते हैं। तो ये तो हो गया वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर। अब मोस्टली दूसरा जो क्वेश्चन इस ये चैप्टर में से पूछा जाता है वो वाटर पॉल्यूशन में पूछा जाता है कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, हैजार्ड्स क्या क्या है और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ये होता क्या है। तो वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ इट कॉन्टामिनेटेड। पानी पॉल्यूट हो गया कब हम बोलेंगे, जब उसमें गैसेस डिजोल्व हो गए, ये पॉइजनस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रोजन गैस है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारी चीजें, ये सारे गैसेस अगर उसमें ऐड हो गए, उसमें डिजोल्व हो गए, तो हम बोलेंगे कि पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया है। या फिर उसमें सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट डिजोल्व हो गया तो, या उसमें क्ले, सैंड, मर्ड वगैरह अगर उसमें ऐड हो गया तो, या फिर उसमें कोई पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं या है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे। अब कैसे कैसे पॉल्यूट हो जाता है पानी भी, कैसा गंदा हो जाता है, तो सीवेज वगैरह जो बड़े बड़े सिटीज वगैरह रहते हैं वहां पे बड़े बड़े जो नाले निकलते हैं वो सीधे वो क्या करते हैं रिवर वगैरह में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है पूरा सीवेज जो नाला वगैरह रहता है वो उसका पूरा गंदा पानी पानी में मिल करके, नदियों के पानी में मिल करके पानी को पूरा खराब कर देता है। अब उसमें पैथोजेंस भी होते हैं, पैथोजन होते हैं जो कि डिजीज क्रिएट करते हैं, डिजीज पनपाते हैं या हमें बीमारियां होती है। फिर इंडस्ट्रीज वगैरह बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो भी अपना जो भी पूरा वेस्ट मटेरियल होता है पानी नदियों में ही जा करके, तालाबों में जा करके फेंक देते हैं, तो वहां पे भी पानी पूरा गंदा हो जाता है। फिर एग्रीकल्चर वाले भी जो भी वहां से क्यारियां वगैरह बने रहते हैं या फिर जो फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वो केमिकल वाले पानी भी सीधे क्या होता है वो इसी में वो लोग पॉन्ड्स वगैरह में, रिवर वगैरह में सीधे उसको डाल देते हैं। फोर्थ है फिजिकल पॉल्यूटेंट, जैसे कि हीट है या रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो भी उसमें उसको पॉल्यूट कर देता है, पानी को पॉल्यूट कर देता है। अब हैजार्ड्स ऑफ पॉल्यूशन कितने तरह के हो जाते हैं, तो केमिकल हैजार्ड है एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड है। जो केमिकल हैजार्ड्स हैं ड्यू टू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन और इनडायरेक्टली ड्यू टू द कॉन्टामिनेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो केमिकल हैजार्ड्स हैं जैसे कि पानी में भी, नदियों में भी, समंदर में भी, एक्वेटिक यानी पानी के जीव जंतु रहते हैं, पौधे रहते हैं, वो क्या होंगे, पानी के खराब होने की वजह से जो भी पानी, तालाब, नदियों में, समंदर में जो भी प्लांट्स या एनिमल है वो मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का पानी बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाता है, वो लोग उसमें सरवाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, वाटर बोर्न डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ डिजीजेस, है ना। जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं या प्रोटोजोआ है वो भी उसमें पनपना शुरू करते हैं। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं, हम पानी को पॉल्यूट गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं, तो फर्स्ट है एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन।
टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ द पॉल्यूटेंट इनटू द वाटर सोर्सेस। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एजुकेशन, एजुकेशन ही वो माध्यम है, एजुकेशन ही वो रास्ता है जिससे लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो इसलिए बचपन से ही फर्स्ट सेकंड की क्लासों से ही सोशल स्टडीज में ये सब चैप्टर्स दिया रहता है जिसमें पॉल्यूशन के बारे में टॉपिक है, और बचपन से ही बच्चों को पॉल्यूशन के बारे में अवेयर किया जाता है और सोसाइटी को भी अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर के उन्हें उन्हें कोई सोसाइटी बनाना है, उनको ही देश बनाना है। तो जब छोटे बचपन से ही उनको ये सारी चीजें जब समझाना शुरू कर देते हैं पॉल्यूशन के बारे में, कितने तरह के पॉल्यूशन है, तो एजुकेशन के थ्रू भी हम लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं। और दूसरा है कि कोई कानून बना दे, गवर्नमेंट कोई कानून, सख्त कानून बना दे या फिर रूल्स रेगुलेशन बना दे जिसके तहत बहुत ज़्यादा फाइन या फिर उनको पनिशमेंट होगा, तो लोग अपने आप ये सब चीज़ों से बचेंगे। सेकंड क्या है, कन्वेंशन एंड स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट और प्योरिफिकेशन। और दूसरा है कि अगर पानी गंदा हो गया तो अब उसको प्योरीफाई करके उसको यूज़ किया जाए। अब यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन लॉ है। तो क्या दिया है इसमें, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन 1974। 1974 में ये लॉ बन गया था वाटर पॉल्यूशन में। द एक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ द लेजिस्लेशन। इट प्रोवाइड अ लीगल डिटर्रेंट एक्शन अगेंस्ट द वाटर पॉल्यूशन। इट परमिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड, स्टेट वाटर। तो ये जो कानून वगैरह बना, इसके तहत किसको ये पावर मिल गया कि वो पनिश कर सके या किसी पे ये कानून लागू कर सके, तो सेंट्रल वाटर बोर्ड होता है, स्टेट वाटर बोर्ड होता है, ये जॉइंट वाटर बोर्ड होता है। दिस बोर्ड्स हैव अ पावर टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, और इनको ही ये सब पे कंट्रोल करना होता है वाटर पॉल्यूशन पे। अब नेक्स्ट आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है कि वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाए, क्योंकि लोगों को अगर मालूम हो जाए कि वाटर को कैसे प्योरीफाई करना है तो आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वाटर के पॉल्यूशन होने से ही होता है, तो उसे हम बच सकते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या लिखा हुआ है कि इम्प्योर वाटर में बी प्योरीफाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एक तो हम नेचुरली पानी को हम प्योरीफाई कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल तरीके से भी। जो फर्स्ट नेचुरल है उसमें लिखा हुआ है कि पॉन्डिंग और स्टोरेज, ऑक्सीडेशन एंड सेटलमेंट। जो सेकंड आर्टिफिशियल है इसमें 3 मेथड लिखे हुए। फर्स्ट है फिजिकल, फिजिकल में आता है डिस्टिलेशन एंड बॉइलिंग। सेकंड केमिकल है जिसमें प्रेसिपिटेशन एंड डिसइंफेक्शन या फिर स्टेरिलाइजेशन आता है। थर्ड जो है वो फिल्ट्रेशन है जिसमें कि स्लो सैंड फिल्ट्रेशन आता है। बी जो है रैपिड मैकेनिज्म फिल्ट्रेशन आता है, एंड सी है डोमेस्टिक है। इसमें अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का बहुत पूछा गया है, और एक और क्लोरीनेशन का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसमें अगर सिर्फ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर तो आप कंबाइंड पूरा लिख सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ये कि वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाए, तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि नेचुरल कितने मेथड, आर्टिफिशियल कितने मेथड। अब इसमें हम देखते हैं नेचुरल में क्या है। नेचुरल में जैसे कि ये अलम वगैरह डाल के, जो फिटकरी बोलते हैं, वो क्या है घड़े में डाल देते हैं, और जितने भी उसमें मर्ड वगैरह है वो वजन की वजह से वो नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर ट्रांसपेरेंट अच्छा वाटर रह जाता है। तो ये हो गया नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में है कि हम प्योरीफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, पानी में जो भी नमक वगैरह या जो भी अनवांटेड थिंग है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन करके, पानी भाप बन करके उड़ जाता है। तो ये जो पानी स्टीम बन के उड़ जाता है वो प्योर वाटर रहता है, जिसको हम फिर से कंडेंस कर देते हैं, कंडेंसर के थ्रू उसको पास कराते हैं, और फिर वो ठंडा होकर के फिर से स्टीम क्या होता है, लिक्विड में, वाटर में चेंज हो जाता है। और जो उसमें अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल था वो वहीं का वहीं राउंड बॉटम फ्लास्क में, लैब में हम जो करते हैं, या फिर जहां पर भी हम उसको स्टीम बना रहे हैं वो वहीं पे रह जाएगा, कंटेनर में रह जाएगा, और सिर्फ प्योर वाटर स्टीम के रूप में वहां से क्या होगा, वहां से भाप बन के उड़ जाएगा। और इसमें क्या है, माइक्रोब्स वगैरह भी मर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें 99% तो वाटर प्योरीफाई हो जाता है। अब उसके बाद है कि फॉलोइंग केमिकल आर यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट। अगर पानी को साफ करना है कोई केमिकल डाल करके, तो हम उसमें या तो अलम डालते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट डालते हैं, या कैल्शियम ऑक्सलेट डालते हैं, यहाँ देखो, या फिर क्लोरीन डाल करके, या ब्रोमीन, या फिर आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके हम पानी को साफ करते हैं। इससे क्या होता है, ये सारे केमिकल डालने से क्या होता है, अगर उसमें कोई पैथोजन भी है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर या बैक्टीरिया है, तो वो भी मर जाते हैं।
फिर फिल्टर भी, फिर उसके बाद फिल्टर कर देना, और सबसे बेस्ट है कि उसको बॉयल कर दिए तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, उसमें अगर पैथोजन है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो भी वो मर जाता। अब ये क्लोरीनेशन पे बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट ए नोट ऑन क्लोरीनेशन, की क्लोरीनेशन होता क्या है। तो यहाँ देखिए क्या है क्लोरीनेशन, इट इज एन एडिशनल ऑफ द क्लोरीन टू द फिल्टर वाटर फॉर द फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो पहले पानी को फिल्टर कर लेना है, फिल्टर करने के बाद उसमें क्लोरीन डाला जाता है ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नहीं दिख के आ रहा है वो भी मर जाए। और ये सबसे चीपेस्ट भी है, सबसे सस्ता भी है, और इस पे हम भरोसा भी कर सकते हैं। क्लोरीनेशन इज अ सप्लीमेंट एंड नॉट अ सब्सटीट्यूट, ये एक सप्लीमेंट है, मतलब एडिशनल प्रोसेस है। क्लोरीनेशन से हम सफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्लोरीनेशन से प्योरीफाई नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, लेकिन जो फिल्टर करना है या फिर वाटर को साफ सुथरा बनाना है उसके लिए हमें अलग अलग प्रोसेस करना ही पड़ता है, जैसे कि सैंड फिल्ट्रेशन हम करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, क्लोरीनेशन करने से क्या फायदा होता है, तो जो पैथोजेंस है वो मर जाते हैं, या फिर ये ऑक्सीडाइज कर देता है, आयरन हो उसमें, मैग्नीज हो, या फिर ये जो पॉइजनस जो एलिमेंट ये सॉल्ट है इनको ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और डिस्ट्रॉय टेस्ट एंड ऑर्डर प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। और इट डिस्ट्रॉय एल्गे, एल्गे वगैरह है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार देता है। इट एड कोएगुलेशन, यानी कि जो भी चीज़ सस्पेंड है, जो भी उसका पानी का कलर अलग 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 दिख रहा है तो उसमें ये कोएगुलेट कर लेता है, ये गंदगी के साथ, मर्ड के साथ, सैंड के साथ ये मिल करके उसको वजनदार बना करके उनको नीचे बैठा देता है। अब मैकेनिज्म कैसे ये काम कैसे करता है, तो ये रिएक्शन देखिए, जैसे हम पानी में क्लोरीन डाल देते हैं तो HCl बन गया, और हाइड्रो या हाइपोक्लोराइड आयन बन गया, फिर वो और टूट करके क्या बन जाता है, तो OCl बन जाता है, और यहाँ H प्लस बन जाता है। तो ये रिएक्शन है, और ये एक्ट करता है कैसे, डिसइंफेक्टेंट की तरह ये एक्ट करता है। हाइपोक्लोरिक एसिड एंड टू स्मॉल एक्सटेंट ड्यू टू द हाइपोक्लोराइड आयंस के वजह से जो उसमें पैथोजेंस होते हैं वो मर जाते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीनेशन क्या है, क्लियरेंस ऑफ टर्बिडिटी, जो पानी मैला दिख रहा है वो मैलापन उसका चला जाता है। क्लोरीन डिमांड्स ब्रेक पॉइंट रेसिडुअल क्लोरीन एंड कॉन्टेक्ट पीरियड, ये सारे प्रोसेस होते हैं जब हम क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, अभी डी फार्मा में उतना डीप नहीं है, जितना है उतना ही मैक्सिमम, इतना भी आप लिख लेंगे तो बहुत आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करना है क्योंकि आते आते क्वेश्चन है। मेथड ऑफ क्लोरीनेशन यूजुअली इज डन विद द क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस उसमें पास किया जाता है पानी में से। इक्विपमेंट कॉल्ड द पेट्रसन्स क्लोरोफॉर्म is used, क्लोरीन गैस इज बेस्ट चॉइस सिंस इट इज अ चीप, क्लोरीन गैस यूज किया जाता है, और जो इक्विपमेंट है वो पेट्रसन्स क्लोरोफॉर्म्ड है, और इसमें से पास करके जो उसमें पैथोजेंस वगैरह है उसको हम मार देते हैं। अब उसके बाद सेप्टिक टैंक क्या है, सेप्टिक टैंक हर एक के घर में है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको मालूम है। इसके वजह से कितनी सारी गंदगी वगैरह से हम बच पाते हैं, अपने घर को नीट क्लीन, अपने कॉलोनी को नीट क्लीन, अपने शहर को नीट क्लीन कर पाते हैं। तो ये सेप्टिक टैंक जो है इज अ वाटर टाइट मैसनरी टैंक है, इनटू विच हाउस होल्ड, जो घर का जितने भी सीवेज होते हैं वो उसमें हम एक्सक्रीटा वगैरह या लिक्विड जो वेस्ट है हाँ उसमें कलेक्ट होते जाता है, और अपने आप ही वो डिसइंटीग्रेट भी होते जाता है, वो खत्म भी होते जाता है, और कई सालों तक सेप्टिक टैंक हम यूज करके अपने घर को साफ सुथरा रख पाते हैं। अब इसकी डिजाइनिंग बहुत खास होती है, तो डिजाइनिंग जैसे आपको भी डायग्राम ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले 2 चैम्बर बनाए जाते हैं, और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 500 गैलन्स की होती है। डेप्थ हमें कितना रखना है, 5 to 7 फीट रखना है। लिक्विड डेप्थ कितना रखना है, 40 फीट, लेकिन पानी कहाँ तक भरेंगे, सिर्फ 40 फीट तक ही भरेंगे। एयर स्पेस बिटवीन द कवर एंड द लेवल, यानी कि जो उसका ऊपर का जो कवर होगा और जो पानी का होगा उसमें जगह होनी चाहिए। फिर उसके बाद बॉटम शुड बी, बॉटम ऐसा स्लोपी जैसा होना चाहिए, और उसके बाद इनलेट ऑन आउटलेट पाइप होता है, ये देखो एक इनलेट है एक आउटलेट पाइप होता है। कवर मस्ट बी, और ये सारे कंक्रीट से बनते हैं, इसका कवर वगैरह या फिर जो इसका जो ये चैम्बर बनाते हैं ये कंक्रीट से बनाते हैं, हॉस के जैसा बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेप्टिक टैंक का। फिर सीवेज और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो इट इज अ वेस्ट फॉर्म, सीवेज होता है क्या है, वेस्ट फॉर्म ऑफ द कम्युनिटी कंटेनिंग द सॉलिड लिक्विड एक्सक्रेटा।
सीवेज जो होते हैं वो बड़े बड़े नाले जो पूरे पूरे कॉलोनी से या इंडस्ट्री से या पूरे पूरे शहर से निकल के आता है, वो सीवेज होता है। और इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, नहीं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो ये स्टेप वाइज स्टेप होता है, जैसे कि पहले स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग में जो मोटे मोटे चीज़ें होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, गार्बेज होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो सारे को छांट लिया जाता है। फिर ग्रिड चैम्बर होता है जिसमें कि सीवेज को पास किया जाता है। कहाँ से, सैंड या ग्रेवल से सैंड रख दिया जाता है, या फिर मोटे मोटे पत्थर होते हैं उससे उसको पास किया जाता है। तो जो भी उसमें मडी सब्सटेंस है या जो भी उसमें रफ सब्सटेंस है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। फिर प्राइमरी प्राइमरी सेडिमेंटेशन किया जाता है। सीवेज थ्रू अ लार्ज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से उसको भेजा जाता है, जिसमें वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसमें वो सेटल डाउन हो जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सीवेज फ्रॉम अ प्राइमरी सेडिमेंट टैंक कंटेन द ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीटेड बाय। तो ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर किया जाता है या फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसका कंटिन्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी, क्योंकि ये लंबा होते जा रहा है। और जो भी अपडेट्स आपको चाहिए मेरे चैनल पे मिलते जाते हैं, जैसे ही अपडेट हमको मालूम होता है मैं अपलोड करते जाती हूँ। इसलिए आप लोग अपने न्यूज़, डी फार्मा, बी फार्मा के लिए जितने भी अपडेट्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, उससे आप अवेयर रहें। क्योंकि आजकल अचानक कोविड की वजह से और बहुत सारी वजहों से क्या हो रहे, चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें अपडेट रहना है, हमें कम से कम अपनी खबर होनी चाहिए। तो आप चैनल के साथ बने रहें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।